हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस 1 लेकर आ रहा है आपके लिए वो फैक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इस एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो चुन चुन कर उन फैक्ट्स को जो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत रिपीट होते हैं और जिनका ये डर है कि आप भूल सकते हैं या आप उनसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आपका चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि आपके लेकर आ रहा है। ठीक है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। बेसिकली बहुत बार पूछता है कि ये कन्वेंशन कब आई, ये किस तरह से ये बनी, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब यहाँ भी देखिए, मैं वही चीज़ आप लोगों को जो है ना, ये नहीं देखना है कि आपको पिक्चर ब्लर दिख रही है, कैसी दिख रही है। आपको ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ब्लर है। मैंने जहां से जितनी ये पिक्चर ढूंढ सकता था वो ढूंढ के आप लोगों के लिए लेकर आया। अब हम बिना टाइम को वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन बेस्ड जो कुछ कन्वेंशन है, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम और भी जो कन्वेंशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है यूनाइटेड नेशन बेस्ड कन्वेंशन। अब जो बेसिकली अगर सारी चीज देखी जाए तो 1972 में एक कन्वेंशन होती कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 1972 में हुआ आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और इसका जो दूसरा नाम कई बार वो पूछता है एग्जाम में, तो वो पूछता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट जो 1992 वाली है ना, वो डेवलपमेंट है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट है फिर बाद में 1992 वाली। तो ये भी कंफ्यूज आदमी एग्जाम में हो सकता है बच्चा। तो 1972 में आया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट और उसका दूसरा नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब उसके जो कॉन्फ्रेंस है उससे बना क्या, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये भी बहुत बार न जाने कितनी बार पूछा गया है, नैरोबी केनिया में है इसका हेड ऑफिस। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। 1950 में बनी और 1950 में बनी। इन दोनों ने मिलकर WMO और UNEP इन दोनों ने मिलकर बनाया एक जिसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और कब बनाया, 1988 में। 1988 में बना IPCC। IPCC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट के बारे में अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिपोर्ट्स होती है। जब भी रिपोर्ट रिलीज होगी तो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उसमें एक क्वेश्चन आना ही आना है। 1988 में बनी। इसके बारे में एक चीज और है, ये साइंटिफिक है लेकिन अपने रिसर्च नहीं करते हैं। अपना रिसर्च नहीं करेंगे, दुनिया भर के जो रिसर्च हुए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के बाद में ये फिर आपको अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसकी कई सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं, तो जो लेटेस्ट है उसको आपको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्विक रिवीजन ये कर रहे हैं। ठीक है, 1992, 1988, अब 1972, 1988 और 1992। जैसे मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यहाँ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यहाँ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। UNCED के नाम से यहाँ पर होता है 1992 में, जिसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं। 1992 रियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियो में हुआ था। अब यहाँ से जो है 3 कन्वेंशन आपकी निकलती है। एक का नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक थी UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इससे जुड़े जुड़े फैक्ट हम आगे देखते हैं। UNFCCC अभी जो लेटेस्ट हुआ था COP28 हुआ था। और आपका UNCCD का इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक COP14 जो है वो इंडिया में हुआ था, इंडिया में भी न्यू दिल्ली। अब इसको न्यू दिल्ली पता नहीं क्यों बोलते हैं, अदरवाइज इसकी जो मीटिंग है ज्यादातर वो हुई थी ग्रेटर नोएडा में, लेकिन यहाँ से जो डिक्लेरेशन निकली उसका भी नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, और आपका यूनाइटेड नेशन जो है, इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, बाकी डिटेल में तो और भी देखेंगे। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, एक क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और जिसके अंदर आया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म।
या फिर आपका इमिशन ट्रेडिंग जो है ईटी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये सारे की सारी चीजें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये होते हैं। फिर एक है बाली एक्शन प्लान। बाली एक्शन प्लान के अंडर आया था रेड या रेड प्लस, ये भी आप देखेंगे बहुत बार पूछा जाता है। और एक है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। यहाँ बहुत छोटा सा एक लिखा हुआ है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट, देखिए फिर मैं वो कह रहा हूं, आप ये मत देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा, आप इस चीज की ज्यादा कंप्लेंट करेंगे। आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ बना GEF फंड, किसके अंडर है, UNFCCC। और ये कब बना, 1900 बना तो था 1991 में, लेकिन 1992 में ये फिर आ गया इसके अंडर में। यहीं पे एक और फंड बनता है जिसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में, यानी कि एक कैनकन एक कंट्री है, सॉरी सिटी है जहां पे ये कोप हुआ था, उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो इसके आगे है, जो लॉस एंड डैमेज फंड है, वो हम चीजें आगे देखेंगे, या एडेप्टेशन फंड है, या स्मॉल कंट्रीज SSCF फंड है, वो हम आगे देखेंगे। ये जो ना ये वाला पोर्शन ऐसा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हिंदी देखिए, जो टेक्निकल टर्म है तो टेक्निकल है ही, अब रेड है तो रेड ही बोल लगेंगे, चाहे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी समझा सकूँ, तो प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को। और UNCCD जो इसका 14 है वो कहाँ हुआ, नई दिल्ली 2019 में। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें, बाली एक्शन प्लान और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। और 2015 में हुआ था आपका पेरिस COP21, पेरिस को ही अब आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ फैक्चुअल हम देख रहे हैं। UNCBD जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसी के तहत इंडिया ने 2001 में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट लेकर आया था, जिसके तहत हमारी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट आपके जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, या जो उसका दूसरा कुछ नाम मैं एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह से है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है शायद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और उसका हेड ऑफिस कहाँ है, NBA का नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में, ठीक है। तो ये हम 2001 में वो एक्ट आया था, उसके बाद वो बनी है CBD। अब इसके अंडर कुछ प्रोटोकॉल हैं, एक तो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और एक है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है बेसिकली क्या है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को अगर आप मॉडिफाइड कर दें, जेनेटिक मॉडिफाई कर दें, और उसको अगर कोई यूज़ करे तो उससे बहुत थ्रेट हो सकता है, तो उस थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो है वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और आपका जो नगोया प्रोटोकॉल है, इसके अंदर एक चीज आती है जिसे बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस ABS। ये भी पूछा जाता है कि ABS किससे जुड़ा हुआ है, तो ABS है आपका नगोया प्रोटोकॉल से। इसमें क्या है कि जो आपकी बायोडायवर्सिटी है, अगर उसे कोई दूसरी कंट्री यूज कर रही है, कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी यूज कर रही है, तो वो उसका बेनिफिट आपके साथ भी शेयर करेगी। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, आपके बायोडायवर्सिटी यूज कर रहे हैं तो बेनिफिट भी शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब इसी में हम आगे चलेंगे तो एक चीज आती है HE टारगेट, AICHI HE टारगेट, तो वो सारी चीजें। अब देखिए मैंने ये जो यूनाइटेड नेशन बेस्ड कन्वेंशन जो है एनवायरनमेंट की, वो मैंने सारी की सारी आपके साथ डिस्कस कर दी है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इस चीज में उलझे हुए रहेंगे कि सर दिख नहीं रहा था, और कुछ बच्चे जो समझदार होंगे वो अपने नोट्स बना लेंगे, सुन लेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि ये कमी है, सच्चाई है कि ये कमी है, लेकिन कुछ कमियों से आगे भी बढ़ना पड़ता है, मुश्किल है, मजबूरी है मेरी भी, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। 1972 में होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस।
और उसके अंडर बना आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, जिसका ऑफिस है आपका नैरोबी केनिया में, और दूसरी साइड है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनी थी 1950 में, यूनाइटेड नेशन के अंडर है। अब इन दोनों ने मिलकर डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर बनाया आईपीसीसी 1988 में, 1988 में बनाया आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आईपीसीसी और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है 1992 में एक समिट होती है जिसका नाम है अर्थ समिट या रियो समिट, और उसमें आता है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। उसके अंदर 3 कन्वेंशन होती है, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ डेजर्ट एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूएनएफसीसीसी के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि क्योटो हो गया, क्योटो में आपका आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड इमिशन ट्रेडिंग, और आपका एक है बाली एक्शन प्लान आपका 2007 जिसके अंदर आता है रेड और रेड प्लस, ये आपके प्रोग्राम इसके अंदर आते हैं। फिर आता है 2010 में जिसका नाम है ग्रीन क्लाइमेट फंड एक हमारा 2010 में बना, एक 1991 में बना था जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, जो पहले 1991 में बना लेकिन 1992 में आपका अर्थ समिट के बाद से उसके अंडर आ गया और इसको वर्ल्ड बैंक अब इसको देखता है। यूएनसीसीडी के आपका जो COP14 है वो इंडिया में हुई थी, इंडिया में भी दिल्ली में, जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसके तहत एक टारगेट बनाया गया कि हम 2025 तक अपनी 2030 तक हम इतने मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे, यानी कि जहां डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उस प्रोसेस को रोकेंगे और फिर अपनी जमीन को वापस लेंगे। यूएनसीबीडी के तहत ही नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई इंडिया में, क्योंकि हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया। तो जब रेटिफाई करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसके लिए कानून बनाए इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कानून ने बनाया, उसने 3 लेवल पे स्ट्रक्चर बनाया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपका ऊपर है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नीचे है स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, उसके नीचे है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना है बेसिकली जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसा समझिए जिसपे जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से रिस्क जो है उससे बचने के लिए है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 की है। और फिर है आपका नगोया प्रोटोकॉल, नगोया है आपका 2010 और नगोया शहर है आपका जापान में, और नगोया के अंदर ही आता है ABS जिसका नाम है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, और इसके अंदर एक चीज और आती है जिसका नाम है HE टारगेट। समझता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये तो एक डायग्राम की फॉर्म में, अब एक क्रोनोलॉजी की फॉर्म में देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी, समझ भी आ रहा होगा, और समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज उसके लिए जरूर बताएं। देखिए आवाज थोड़ी बहुत अगर कम है, क्वालिटी थोड़ी सी कम है तो समझिए, लेकिन हाँ कंटेंट कम है वो आपका हक है, क्योंकि मैं आपका टाइम ले रहा हूं। आप ऐसा नहीं कि आप इसे फ्री में देख रहे हैं, मैं आपसे टाइम ले रहा हूं, तो उस टाइम को सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर कंटेंट में आपको कमी लगे तो प्लीज बताइए मुझे कि ऐसा नहीं सर और चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, हमारी टीम कोशिश करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ जो हमने पहले वो बात की थी, एक 1972 की बात की थी, अब 1971 में एक कन्वेंशन थी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। ये है आपके रामसर कन्वेंशन, जिसके तहत जो वेटलैंड्स हैं उनको किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में कितनी है, आई थिंक जो अभी करंटली है 85 है, लेटेस्ट जो है 3 ऐड हुई है, 2 तमिलनाडु में, 1 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाली का नाम है तावा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तावा रिजर्वायर आपकी शायद 85 है, देख लीजिएगा एक बार। यूपी में 10 है, ये भी देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा पहले मतलब कुछ टाइम पहले तक यूपी में थी, अभी फिलहाल तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पे यूपी में है। ठीक है, 1972 जो मैंने अभी बताया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन दूसरा नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, आपका दूसरा है साइट्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, साइट्स कन्वेंशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद में है 1982 नैरोबी डिक्लेरेशन, 85 में वियना जो है
ये आपके इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। पहले बनी कन्वेंशन और फिर बनी आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि बनी 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। अब हम इसमें देखेंगे वियना कन्वेंशन, ये हो गया, और इसमें एक और चीज है जिसका नाम है किगाली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किगाली ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए है, क्या किगाली जो अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल का, क्या वो ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए है? नहीं, वो है आपका ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हुआ क्या था, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनको रिप्लेस करके, जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो वाले जो थे, क्लोरोफ्लोरो वाले जो थे, उनको हटाकर जो दूसरी गैसेस आई थी, उन गैसेस से ये पाया गया कि वो गर्मी बहुत कर रही है, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसको किगाली में अमेंड किया गया और ये कहा गया हम इनको भी रिप्लेस करेंगे 3 अलग अलग फेजेस में। ठीक है। अब 1987 में 1900, ये भी बहुत बार पूछा गया, आर कॉमन फ्यूचर, ये तो सीधा यही पूछ लिया जाता है रिपोर्ट का नाम क्या है। एक नाम तो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट और ऑफिशियल नाम है आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब 1992 में जैसे हमने बताया था आपको, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, उसके साथ ही साथ वहां से एक चीज और निकली थी, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जुड़ा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। 1992 में ही देखिए ये आपका आया, 1992 में ही आया आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, UNCBD। आपका 1997 में जैसे मैंने आपसे बताया क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इमिशन ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों को दिया। और उसके बाद में आपका ये हो गया 1997 वाला हो गया। 1998 में प्रायर कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, इसको रोटरडैम भी बोलते हैं। ये जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसमें ऐसा कि जो हजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं उनसे इंटरनेशनल ट्रेड, उनसे दूसरी जगह को नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए है रोटरडैम कन्वेंशन। और एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना है बायोसेफ्टी जो अभी हमने देखा था। और आपका फिर उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, जिसमें मैंने बताया था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। और 2022 में एक होता है जिसका नाम है Rio+20 भी बोलते हैं जिसे, Rio+, 2012 में हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं Rio+20। अब देखिए पहले मैंने बोला था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ क्यों था, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल थी पहले। अब क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज थी जिसका नाम था CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें क्या था, डेवलप नेशन के ऊपर जिम्मेदारी थी ग्रीन हाउस गैस को कम करने की। उन्होंने कहा भैया ऐसा तो चलेगा नहीं, अब डेवलपिंग नेशन है उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी करी जाए, तो उसके लिए आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्योंकि क्योटो खत्म हो रहा था 2020 को, और 2020 के बाद का जो मैकेनिज्म डेवलप करना था उसके लिए हुआ पेरिस। और पेरिस में एक चीज हुई जिसका नाम था INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उन ये चीज सभी कंट्रीज ने बोली। अभी जो लेटेस्ट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कहानी मैंने बताई है, वो पंचमृत, जो इंडिया के पंचमृत है, जो मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने वहां बोला था, तो पंचमृत की कंडीशन पूछी जाएगी आपसे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पूरी कहानी, आपसे पूछा जाएगा पंचमृत। और जो हमने 2015 में जो हमने डिक्लेयर किए थे, जो आपसे पहले हमने डिक्लेयर किए थे, उनमें से हमारे 2 सक्सेसफुली हम अचीव कर चुके हैं। तब हमने 3 डिक्लेयर किए थे, अब है हमारे 5 टारगेट। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कितने % इलेक्ट्रिसिटी, कितने % कार्बन हमें मतलब कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें, ये है असल में जो आपको बतानी है। ये भी मैं एक छोटी सी वीडियो में, बहुत 5 मिनट का काम है मेरे लिए, मतलब हमारे लिए, आप लोगों को सुनना है, समझना है और देखना है। ये कैटोवाइस क्लाइमेट पैकेज अडॉप्टेड गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग पेरिस एग्रीमेंट, ये इसके जो अगले वाली टाइमलाइन है वो अगली वीडियो में। अब मेरे ख्याल से इतना ही समझ में आ गया होगा, बस सीधा सीधा आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ कन्वेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है,
आपका रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग 1997 में। स्टॉकहोम जो है 1972 5 जून, इसीलिए इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और उसी के बाद आई थी यूएनईपी, आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। 2003 नागोया प्रोटोकॉल, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए अभी तो पढ़ाने में ही रिपीटेशन हो रहा है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको लगेगा कि बस इसके बाहर तो अब कुछ है ही नहीं। नागोया प्रोटोकॉल 2010 रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी एच टारगेट, और इसमें कितने टारगेट थे? 20 टारगेट थे। अभी जो लेटेस्ट वाले हैं दोबारा से जो उनको अपडेट किया गया है, टारगेट नंबर ऑफ टारगेट बढ़ गए हैं। अब है रियो +20, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2012 हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वियना एग्रीमेंट रिलेटेड टू ओजोन, और हम ये भी हमने देख लिया, वियना था, फिर उसके बाद था मॉन्ट्रियल, और उसके बाद किगाली। और ये जो बेसल कन्वेंशन है रिलेटेड टू इंटर बाउंड्री ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों के अंतर सीमा स्थानांतरण एवं निस्तारण से संबंधित, स्थानांतरण एंड निस्तारण से संबंधित, ठीक है। कोई ये बात नहीं, आप लोग समझिए। रिलेटिंग टू इंटर बाउंड्री ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, वहां केमिकल वेस्ट मैंने बताया था, उसमें था रोटरडम, कंफ्यूज करता है रोटरडम एंड बेसल कन्वेंशन में। बेसल में है हजार्डस और वहां है केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स जो है रोटरडम में, ठीक है। आप इसको एक बार देखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बेसल एंड रोटरडम। रोटरडम से याद आया, रोटरडम जो है बिजिएस्ट पोर्ट है, और कहाँ है ये? नीदरलैंड में है, इनलैंड पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट, ठीक है। अब हेलसिंकी जो है, हेलसिंकी कन्वेंशन 1974 रिलेटिंग टू मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हेलसिंकी जो है वो आपके मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से है। मीनामाटा जो है कंट्रोल ऑफ मरकरी। मीनामाटा कहाँ है? जापान में। डिजीज होती है ये किसकी वजह से? मरकरी की वजह से। तो भैया ठीक है, अब इतना ये भी हमारा हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बस उसके बाद ये क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक है जो बहुत बार पूछी गई है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है, वो है हॉट स्पॉट। अब बेसिकली यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। हॉट स्पॉट क्या है? क्या है? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? किसने? किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है? किस तरह? कौन डिक्लेयर करता है? कौन डिक्लेयर करता है? कितने हैं इंडिया में? कितने हैं? हमें तो ज़्यादा इसी से इम्पोर्टेंट है ना। अब देख, बेसिकली पहले समझा देता हूँ। हॉट स्पॉट बेसिकली हॉट टर्म यूज किया जाता है उस चीज़ के लिए जहाँ कुछ नुकसान की बात होती है। ऐसी जगह है जहाँ नुकसान है, लेकिन सिर्फ नुकसान तो बहुत सारी जगह है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, और वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो उनका नाम है हॉट स्पॉट। ये कॉन्सेप्ट दिया था 1988 में नॉर्मन मेयर ने। नॉर्मन मेयर किसने दिया? नॉर्मन मेयर ने दिया। कब दिया? 1988 में, ठीक है। ये पहले बता दिया क्या है, फिर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। अब इसे डिक्लेयर कौन करता है? ये कई बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में। डिक्लेयर कौन करता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। क्या नाम है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर ने, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1989 में, 1989 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो अब डिक्लेयर करती है। किस तरह डिक्लेयर करती है? इसकी दो कंडीशन है, बस ये आपको समझना है। देखिए ये दिख रहा है ना, 1500 या 0.5% से ज़्यादा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एंडेमिज्म, यानी कि जो लोकली प्लांट, कुछ वेस्कुलर प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स को संवहनी प्लांट बोलते हैं हिंदी में, संवहनी पौधे। तो वेस्कुलर प्लांट जो है उनकी मिनिमम उस जगह पर 1500 स्पीसीज होनी चाहिए, या 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स
इस दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ये प्लांट के लिए ये है। और साथ ही साथ ये कि वहाँ जो बायोडायवर्सिटी है, नेचुरल हैबिटेट है, 70% वो लॉस हो चुकी हो। तो दो चीज़ें हैं, 70% नेटिव जो बायोडायवर्सिटी है, नेचुरल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, और जो आपका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, वो नुकसान हो चुका हो, वो खत्म हो चुका हो। और प्लांट एंडेमिज्म जो है, यानी कि वेस्कुलर प्लांट एंडेमिज्म, मिनिमम 1500 स्पीसीज हो या फिर 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। ये किस तरह, इस तरह डिक्लेयर कौन करता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इंडिया में कितने हैं, यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंडिया में है 4। कितने हैं, इंडिया में है 4। एक तो आपका हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा हो गया, और एक है सुंडालैंड। कंफ्यूजन जो है वो 2 में है आपका। देखो हिमालय, हिमालयाज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड। ठीक है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड। कंफ्यूजन है यहाँ बस बेसिकली अंडमान एंड निकोबार को लेकर, अंडमान एंड निकोबार। ये अंडमान निकोबार भी हॉटस्पॉट का पार्ट है, लेकिन इंडो बर्मा के अंडर आता है अंडमान, इंडो बर्मा के अंदर आएगा अंडमान, और सुंडरलैंड के अंदर आएगा निकोबार। सुंडरलैंड में जो दूसरे जो देश हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में कितने हैं टोटल, 4। हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड, और जो आपका अंडमान है वो आएगा इंडो बर्मा के नीचे, और जो आपका निकोबार है वो आएगा सुंडरलैंड के नीचे, सुंडरलैंड के अंडर। ठीक है, तो दोबारा से एक बार बहुत शॉर्ट में, हॉटस्पॉट किसने दिया कॉन्सेप्ट, आपका नॉर्मन मेयर ने। और अब कौन डिक्लेयर करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इसकी कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है, प्लांट एंडेमिज्म से रिलेटेड है। पहली, 1500 प्लांट स्पीसीज हो, वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज 1500 या 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, और 70% जो नेचुरल हैबिटेट है वो नुकसान, वो खत्म हो चुका हो। और कौन रिप्लाई करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कितने हैं इंडिया में टोटल हैं, पूरी दुनिया में 36 हैं, 36, और इंडिया में कितने हैं, 4। एक हिमालय, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा आपका सुंडालैंड। इंडो बर्मा के अंदर आता है अंडमान, और निकोबार आता है सुंडालैंड के अंदर। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्वायरमेंट की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स देखें, बहुत छोटी वीडियो है, बार बार देखें और इसे रिवीजन करने की कोशिश करें। और आप इसे करने के बाद आप क्वेश्चन देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सिर्फ देखें नहीं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। और जो कमी हो, कमी ज़रूर बताइए। देखिए कल आप लोगों ने आवाज़ की कमी बताई, क्वालिटी की, आई होप आज वो कमी दूर हो गई होगी, और अब आप लोग इसे आगे देखिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।